हाँ, नमस्कार बच्चियों। मैं सुरेश चंद, प्रवक्ता हिंदी, बीए सेकेंड ईयर का। आज हिंदी का फर्स्ट पेपर रीतिकालीन काव्य, यानी ये बुक्स है जो तुम्हारी शुरू होने जा रही है। एक ही किताब है, फर्स्ट पेपर है, प्रथम पेपर है तुम्हारा। ये जो शुरू करेंगे हम, किताब का नाम दे ही रखा है रीतिकालीन काव्य, जो मैं तुम्हारे नंबर पर सेंड कर चुका हूँ, रीतिकालीन काव्य। तो देखो, अब रीतिकालीन काव्य को हम शुरुआत करते हैं, रीतिकाल के बारे में समझेंगे। देखो, रीतिकालीन काव्य समय दे रखा है 1700 से लेकर के 1900 तक सम्मत है। तो तुमने पहले ही पढ़ा है, बीए फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा है। जो हमारा हिंदी साहित्य है, उस हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है। पहला कालखंड है आदिकाल, दूसरा कालखंड है भक्ति काल, तीसरा कालखंड है रीतिकाल और चौथा कालखंड है हमारा आधुनिक काल। तो तीसरा जो कालखंड है यानी आदिकाल और भक्ति काल हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके थे। अब हमारा जो तीसरा कालखंड है रीतिकाल, उस रीतिकाल को पढ़ेंगे, रीतिकालीन काल को पढ़ेंगे। तो रीतिकालीन हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में ही, आदिकाल पढ़ लिया, दूसरा हमने भक्ति काल पढ़ लिया, तीसरा पढ़ेंगे हम रीतिकाल, यानी तीसरा काल है जिसका नाम है रीतिकाल। 2 कालों को हम पढ़ चुके हैं और तीसरे काल को हम पढ़ेंगे। और चौथा नंबर पे जो काल है हमारा वो है आधुनिक काल। जो आधुनिक काल हमारा, आधुनिक कालीन कविता जो बीए थर्ड ईयर में दे रखी है, तो हम पढ़ेंगे रीतिकालीन काव्य। अब देखो, रीति का क्या अर्थ होता है। पहली लाइन में लगा रीति का अर्थ। रीति का अर्थ होता है शैली, परंपरा, प्रणाली या पद्धति, यानी ऐसी पद्धति, प्रणाली या परंपरा। रीति का जो परंपरा है, जो पहले से चली आ रही है। शैली माने जो हमारी काव्य को रचने की जो तरीके हैं, उसका है वो शैली है, हमारी पद्धति क्या है। आचार्य बामन ने रीति को कहा है काव्य की आत्मा, यानी जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है और उस शरीर में आत्मा का महत्व होता है। यदि शरीर में से वो आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई महत्व नहीं होता, वो निश्चिष्ट हो जाता है, वो निर्जीव हो जाता है और केवल वो मिट्टी हो जाती है। उसी प्रकार से यदि हमारे काव्य में से रीति को निकाल दिया जाए तो निश्चित है हमारा शरीर एक मरे हुए प्राणी की तरह हो जाएगा। इसलिए काव्य को गति प्रदान करने के लिए हमें रीति का सहारा लेना पड़ता है। यानी शरीर को गतिमान कौन बनाती है? हमारी आत्मा। शरीर का महत्व कब तक है? जब तक हमारी आत्मा है। इसीलिए काव्य का भी तभी तक महत्व है जब तक उसका रीति का उसमें मेल हो। संस्कृत में रीति को विशिष्ट पद रचना माना गया है, यानी विशिष्ट माने कुछ हट करके, सबसे अलग, यानी जिसमें कुछ अलग प्रकार की कुछ रचना होगा, संग्रह हो, सबसे हटकर हो, सबसे अलग हो। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आचार्य बामन, यानी संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं आचार्य बामन, जिन्होंने रीति कालीन साहित्य को जो प्रवर्तन है सूत्रपात किया है। रीति काल में श्रृंगार की प्रवृत्ति का व्यापक वर्णन मिलता है, यानी इसमें श्रृंगार वर्णन मिलेगा जिसमें नायक नायिका का विशेष प्रकार से वर्णन किया गया है। श्रृंगार की धारा है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। जो हमारा रस है और रसों का जो राजा है श्रृंगार रस, उस श्रृंगार रस का प्रयोग हमारे रीति काल में किया गया है। और क्या बताया रीति काल में? नायिका भेद, षड्ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन को विस्तार दिया गया है। यानी नायिकाएं जो महिलाएं, जो स्त्री हैं, उनका भेद, उनका वर्णन किया गया है। कितने प्रकार की नायिकाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। षड्ऋतु वर्णन, जो 6 ऋतुएं हैं जो भारत में क्रम से आती हैं, उन 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से नायिका ब्रह्मावस्था में 6 ऋतुओं में किस प्रकार से अपने ब्रह्म संताप को व्यक्त करती है, उसका वर्णन है। नक्षिक वर्णन, नक्षिक लेकर यानी नाखून, यानी पैर से लेकर के सिर माने चोटी तक का वर्णन, यानी सुंदरता का वर्णन इसमें किया गया है। इसका इसमें विस्तार दिया गया है। रीतिकाल की 3 धाराएं पढ़ेंगे। 3 प्रकार की धाराएं रीतिकाल की, और रीतिकाल की तीनों धाराओं के कवियों को हम पढ़ेंगे। तो एक तो हमारी धारा आएगी रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरी आएगी रीति सिद्ध काव्य धारा और तीसरी आएगी हमारी रीति मुक्त काव्य धारा। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, यानी रीतिबद्ध माने होता है जो परंपरा से बंद, बद्ध माने जिससे लिपटा हुआ हो, परंपरा से दूर नहीं जा सकता, ऐसी काव्य धारा, यानी रीति की परंपरा में बंद करके काव्य लेखन करने वाले कवियों का वर्णन होगा। रीति सिद्ध काव्य धारा, यानी जो परंपरा में तो बंधे नहीं, लेकिन वो परंपरा को उन्होंने ध्यान जरूर रखा है, उस रीति का ध्यान जरूर रखा है, उसको ध्यान में रखते हुए अपना काव्य लेखन किया गया है, वह रीति सिद्ध काव्य धारा। और रीति मुक्त काव्य धारा जो किसी भी परंपरा से
नामांतर के मुक्त होकर के स्वतंत्र होकर के जिन्होंने काव्य लेखन किया है। तीनों प्रकार के कवियों का संग्रह हमारी किताब में किया गया है। उसके तीनों प्रकार की प्रवृत्तियों को हम पढ़ेंगे। अभी तक हमारी बुक्स में दे रखा है केशवदास, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले दे रखा है रीतिकाल का नामकरण, यानी कि जो रीतिकाल है जिसको हम पढ़ रहे हैं रीतिकालीन काव्य, इसका नामकरण किस आधार पर किया है, कौन कौन से कवि हैं जिन्होंने रीतिकाल का नाम किस किस आधार पर दिया है। तो सबसे पहले हमारे मुख्य कवि या लेखक आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये जिन्होंने हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसको आज हम पढ़ते भी हैं। तो इन्होंने रीतिकाल का नाम रीतिकाल ही दिया था, यानी इन्हीं के दिए हुए नाम को आज हम पढ़ते हैं, इन्हीं का दिया हुआ नाम प्रचलित है। दूसरे हमारे मिश्र बंधु हैं, मिश्र बंधुओं ने इसको क्या नाम दिया, अलंकृत काल। अलंकृत माने जिसको सजावटी भाषा का प्रयोग किया गया हो, कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया हो जो विशिष्ट प्रकार के शब्दों, जो हटकर के हो, जो चार चांद लगाने वाले शब्दों, ऐसे शब्दों का जिसमें प्रयोग किया गया है उसे कहते हैं अलंकृत काल। अलंकार से है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल का नाम दिया है कलाकाल, यानी जिसमें अनेक प्रकार के कलात्मक शब्दों का प्रयोग है। और विश्वनाथ प्रसाद ने दिया जिसका नाम श्रृंगार काल। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इनके पढ़ने के बाद में अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रमुख कवि हमारा केशवदास।